मैं 35 वसंत पार कर चुकी थी, परंतु मेरी अभी तक शादी ना हुई थी, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही साधारण थी और मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वह मेरे रूप रंग को देखकर वापस चला जाता था, जिस कारण मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान रहते थे। उन्हें मेरे कारण समाज के तानों का भी सामना करना पड़ता था। तरह तरह के लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। और फिर अचानक से एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि उस लड़के की पहले भी 3 शादियां हो चुकी थी और उसकी तीनों बेबियां उसके बाप के कारण उसे तलाक देकर छोड़कर जा चुकी थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछे बिना इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और फिर ना चाहते हुए भी जब मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई और फिर शादी की पहली रात ही मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे बाप के साथ, मेरा नाम काजल है और अब मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लड़कियों के लिए रिश्ते आने बंद हो जाते हैं और उसके बालों में सफेदी दिखना स्टार्ट हो जाता है। लोग उसे बेकार समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे शादी करने का मन नहीं होता था। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए, परंतु वो लोग ने मुझे देखते ही रिश्ते के लिए इनकार कर देते थे, क्योंकि मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा रंग भी बहुत कम था, लेकिन मेरे नाक और आंखों की बनावट बहुत ही अच्छी थी। परंतु आजकल के समाज में काली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है। सभी को तो बस गोरी बहू ही चाहिए और इसी कारण मेरा हर बार रिश्ता टूटते जा रहा था। और एक दिन तो हद हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख लिया है। वो लड़का उम्र में सिर्फ तुमसे 1 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसके 3 बार तलाक हो चुके हैं। उसकी तीनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी है। इतना सुनना था कि मेरे तो होशो हवास उड़ गए। मैं सोचने लगी, क्या मैं माँ के लिए इतनी बोझ बन गई हूँ? वह मेरे लिए इस तरह का रिश्ता लेकर आई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए इस तरह का रिश्ता लेकर आएंगी। परंतु मेरी माँ भी क्या करती, बेचारी को हर समय मेरे को लेकर ही ताना सुनना पड़ता था। हमारे रिश्तेदारों, आस पड़ोस वाले मेरी शादी न होने के कारण मम्मी को सुना सुना कर उसका दिमाग खराब कर दिया था। और अब मेरी माँ के मन में हमेशा एक ही सवाल चलते रहता था कि मुझे अपनी बेटी की अब शादी करनी ही है। मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएगी जिसकी 3 बार शादियां हो चुकी हैं और एक भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसकी 3 बार तलाक हो वह किसी लड़की को कैसे खुश रख सकेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगले ही पल एक अच्छी बात कही कि तुम पूछोगे नहीं कि आखिर वह अपनी पत्नियों को तलाक क्यों देता था। मैं तो बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी और कुछ बोली नहीं। फिर वो खुद ही बताने लगी कि लड़का अकेला भाई है और उसके घर में कोई भी नहीं है, ना ही बहन है ना ही माँ है, बस एक बूढ़ा बाप है। उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के बारे में अच्छा ही सोचा, परंतु पता नहीं क्यों उस घर में जो भी लड़की शादी करके आती है कुछ दिनों के बाद ही उसके बाप के ऊपर लांछन लगाने लगती थी और फिर वो लड़का अपनी पत्नियों को तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल देता था। वो अपने आप बाप के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। उसका बेटा भी क्या करता, अपनी माँ बहन को खोने के बाद बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके बाप पर इल्जाम लगाती तो वो उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम उसके बाप को संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसको अपने पिताजी की तरह ही देखो, फिर तो कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। तुम तो वैसे भी यहाँ पर अपने पापा का ख्याल रखती ही हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तुम उसके पापा का खूब सेवा करना, मुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं चाहिए और इस तरह तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता है। माँ के ऐसे कहने से मेरा दिल टूट गया था और मैं मायूस हो चुकी थी। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर 3 औरतें उस घर में आई और तीनों उसके बाप के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती थी। आखिर वह बुढ़ा आदमी अपनी बहू के साथ क्या करता था? और फिर मेरा दिमाग ना जाने क्या क्या सोचने लगा। फिर मैंने सोचा, हो सकता है आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती है। वह उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होगी और वह सोचती होगी कि ससुराल में कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो तो अच्छा है। वह लोग चाहती होगी कि यह बुढ़ा कब इस घर से निकल जाए और वह अपने पति के साथ आराम से रह सके। और जब उसकी इच्छा पूरी ना हुई तब उन लोगों ने उसके बाप के ऊपर इल्जाम लगाकर उस लड़के से तलाक ले लिया होगा।
लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझती थी वह उतना छोटा हरगिज न था। मुझे क्या पता था कि मैं आग के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ और जिससे अब मुझे बचना होगा। फिर मैं अपनी माँ से कहा, माँ मुझे उस लड़के से एक बार मिलना है और मैं उससे मिलकर उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। आखिर पता तो चले वह इंसान अच्छा है या भी नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या भी नहीं। परंतु मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसका बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा अकेले में किसी लड़की से मिले। अगर तुझे उससे मिलना ही है तो कल लड़का और लड़का का बाप दोनों हमारे घर पर आ रहे हैं। अगर तुझे कोई बात करनी है तो तुम उस समय कर लेना, लेकिन मैं तुझे यह इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में उस लड़के से मिले। और मैं कैसे कहूँ उसका बाप से कि तुम्हें उसके बेटे से अकेले में मिलना है। यह बात तो लड़के को शोभा देती है, लड़कियों को नहीं। और फिर मुझे मेरी माँ की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर मैंने माँ से कहा, माँ आप पहले जमाने की लड़कियों की तरह क्यों बात कर रही हैं? आजकल के समय में लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुने। और फिर अगले दिन शाम को हमारे घर पे लड़का और लड़का का बापा दोनों आ चुके थे। लड़के के ज्यादा तो मैं लड़के के पापा को देखकर हैरान थी। मैंने सोचा था कि वह कोई 60 साल का बुढ़ा आदमी होगा, परंतु यह तो मुश्किल से 45 से 50 साल का एक जवान आदमी था। वो दोनों बाप बेटा कम और बड़े भाई और छोटे भाई अधिक लग रहे थे। वो बुढ़ा आदमी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बुढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही तीखी नजरों से मेरे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। और उसका बेटा चुपचाप एकदम शांत बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा रिश्ता उसके बेटे के साथ ना होकर उस बुढ़े आदमी के साथ हो रहा हो। अब तो मैं कुछ इनकार भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर बार नखरा होता है। और फिर जाते समय मेरे ससुर ने मेरी गोद में 11,000 रुपया रख दिए और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, अब आज से तुम ही मेरी बेटी हुई, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे बेटे की पत्नी की बहुत ही जरूरत है और मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ। वह आदमी बहुत ही शालीनता के साथ बात कर रहा था और ऐसा कहीं से भी देखकर नहीं लगता था कि उसकी वजह से उसके बेटे के 3-3 तलाक हो चुके थे, और वो भी एक ऐसी इंसान जो देखने में बहुत ही स्मार्ट। खैर मैंने अपनी माँ से कह दिया, अगर उस बुढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी यह बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह ही करना और लड़कियों की तरह जवान मत चलाना, और बिना किसी ठोस वजह के अपने ससुर से लड़ाई करके यह घर छोड़ के यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद है। मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से नहीं की है। अपनी माँ की इस खतरनाक नसीहत को सुनकर मेरा दिल उदास हो गया था और मैं खामोश हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त जो मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। वह कहने लगी, मैं उन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में मैंने जो बातें सुनी है वह अच्छी नहीं है। मैंने सुना है ये लोग कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं, और वो लड़का का बाप तो बहुत ही ज्यादा अय्याश टाइप का है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? वो कहने लगी, कल जब तुम्हारे घर पर निकल रहे थे तो उसमें मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा। मैं तो उसे देखते ही पहचान गई थी, वह यही लड़का है जो भी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका था। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा होने वाला पति अपने 3 तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। वह फिर बोली, और मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति के तलाक की वजह तुम्हारे ससुर है। अब तो मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या यह पता है कि मेरे होने वाले पति का 3 तलाक क्यों हो चुका है? फिर वह कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर वह बुढ़ा ठरकी है और जरूर वह कुछ ऐसा गलत करता होगा जिससे उसकी तीनों बहुओं तलाक देकर चली गई। वरना तुम खुद ही सोचो, घर में सिर्फ बुढ़े और उसका बेटा होता है। यह केवल अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। यह खुद भी तो जवान लगता है, चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। देखने में अच्छा खासा जवान लगता है। अपनी सहेली की बात सुनकर मेरे दिमाग में शक पैदा हो गई थी। जरूर गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही है, और मेरे होने वाले ससुर और मेरे पति भी हम लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। यह बात मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी, भगवान से डरो,
बुढ़ापा तुम पर भी आना है और तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है कि बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत करने लगो। हमारे जमाने की लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार हुआ करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अकल ही नहीं है। छोटी सी बात पर अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती है। मेरी माँ ने मेरी दोस्त को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो मेरी दोस्त कहने लगी, अच्छा सुन, ऐसा कर तू अपने पति से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी के पहले क्लियर हो जाता तो अच्छा लगता। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया कि मैं शादी के पहले लड़के से नहीं मिल सकती हूँ। मेरी दोस्त ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी के पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारना है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उस रात सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली जाना। पूरी जिंदगी उस नर्क में जीने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। अब तो उसकी बात सुनकर मुझे और डर लगने लगा था। अब तुम्हें मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन में शादी हो जाना था। माँ ने बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया था। बहुत ही सादगी से शादी होनी थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि काजल की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपने पति की 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वो भी अपने बुढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना। मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक ना हो। अब मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। शादी की पहली रात ही जब अमित मेरे पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दिया है। यह बात तो तुम्हें जरूर पता होगी, लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दिया है, मैं चाहूंगा कि वह कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को क्यों तलाक दिया? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, क्योंकि उन 3 लड़कियों ने मेरे बाप के ऊपर। इससे आगे अमित कुछ बोले ही नहीं पाए। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारी तीनों पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? अगर मुझे पहले से पता होगा तो मैं सावधानी रखूंगी और वह गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी 3 पत्नियों ने की थी। मेरी बात सुनकर अमित बोले, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 3 दिन तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा और 3 दिन तक मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई और फिर मैंने कहा, जी ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं है? फिर वो बोले, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहो। रोज रोज की चिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इंसान जिससे शादी करता है उससे ही मोहब्बत तो हो जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह कोई इल्जाम मत लगाना, और मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। पहले भी 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से गई है क्योंकि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी, हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर थी। अमित की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बात कौन करता है? और फिर मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ, होशियार रहना और मेरे पापा की इज्जत करना। तुमसे पहले मैंने अपनी 3 पत्नियों को यह बात इतनी साफ तौर पे नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पे समझा रहा हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी तो उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। तुम एक बात और याद रखना कि मेरे पापा के पास इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम लोगों को खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे, और तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में बात आने लगी थी कि अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ तो फिर मेरे छोटे भाई बहन की जिंदगी भी संवर जाएगी, और मेरे माता पिता
जो अब तक छोटी छोटी खुशियों के तरसते थे, उनकी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। यह कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस मुझे अपने ससुर जी को अपने बाप के स्थान पर रखना था। मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया कि आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल अपने पापा की तरह उनकी सेवा करूंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने एक हीरे की अंगूठी अपने पॉकेट से निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। इतनी बड़ी अंगूठी देखकर मैं तो दंग रह गई। फिर मेरे पति बोले, काजल, तुम्हें पता है यह अंगूठी मुझे किसने लाकर दिया है? यह मेरे पापा ने मुझे लाकर दिया है। उन्होंने पहले भी मुझे अपने तीनों पत्नियों के लिए इसी तरह अंगूठियां लाकर दिए थे, परंतु जाते वक्त मैंने उनसे यह अंगूठियां नहीं ली और उन सभी को इतने सारे पैसे दिए, वे लोग सारी उम्र आराम से बैठकर खा सकते हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे मामलों में औरतों का ही साथ देती है, क्योंकि औरतों को हमेशा मासूम समझा जाता है। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बहुत ही मासूम नहीं थी। उन्होंने मेरे पापा पे गलत इल्जाम लगाया था। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई। वैसे भी वो अपनी तीनों पत्नियों की बुराई ही कर रहे थे। मुझे यह सुनकर तसल्ली हो रही थी कि चलो, अब इनके पहले पत्नियों से कोई रिश्ता नहीं है और इनके दिल में उन लोगों के लिए कोई प्यार नहीं है। और अब मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर कमरे में बिना दस्तक दिए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन मेरे पति जल्दी से खड़े हो गए और बोले कि पापा, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते तो मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखे और बोले, यह दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। फिर मेरे पति ने उन्हें थैंक यू कहा और बोले, भगवान आपका साया हम लोगों के ऊपर सदैव बनाकर रखे। ऐसा कहकर अमित ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद लेकर खिड़की के नीचे गिरा दिया। इससे पहले मेरे ससुर चले गए थे और उन्हें कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया था। मैंने उनसे पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? अमित कहने लगे, मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। दूध पीने के बाद मुझे उल्टी जैसी लगने लगती है, परंतु मैं अपने पापा के खातिर उनके सामने यह नाटक करता हूँ कि मैंने दूध पी लिया है, ताकि मेरे पापा का दिल रह जाए। मैंने खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, उसी में मैं रोज दूध डाल देता हूँ और फिर एक बिल्ली है जो इसे आकर रोज पी जाती है। अब तो मैं अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर और भी डर गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैं चुप हो गई। आज हमारी सुहाग रात थी और मैं बिना किसी वजह से अमित का मूड खराब करना नहीं चाहती थी, और अमित पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में लपेटे रखा। उन्होंने मुझे पहली रात ही इतना प्यार दिया कि मैं बाकी सब कुछ भूल गई, और यह सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर तीनों लड़कियां क्यों चली गई। और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो अमित बिस्तर पे नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पे डाल लिया और चादर से अपने आप को ढक लिया। अब तो मुझे अपने ससुर पर बहुत ही गुस्सा आने लगा और उनकी यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैं एक रात की दुल्हन थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। दूसरी बात, वो मेरे पति के पिताजी थे। उन्होंने तो पहली रात ही मुझे साफ कह दिया था कि मुझे अपने पिताजी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनना है। इसलिए मैं चुप रही और अपने ससुर को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। और फिर तभी मेरे ससुर आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दिए और बोली, बिटिया, बहुत ही शुभ चुन्नी है। शादी के पहले दिन से ही तुम इसे पहनकर रखना। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपने और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी डाल दिया था, लेकिन उन्हें मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चुन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा नहीं करेगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथों को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। हालांकि जब एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथों को चूमकर ही प्यार करता है और आशीर्वाद देता है।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर को मेरे माथे को चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में मेरे पति भी बाथरूम से बाहर आ चुके थे और उसने अपने पापा को देखकर कहा, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ पर फिर? मेरे ससुर जी ने उन्हें बताया, मैं सुबह सुबह यहाँ पर बहू को लाल चुन्नी देने आया था। और यह कहकर मेरे ससुर चले गए। अमित ने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि तुम पापा की हर बात को मानना और उन्हें शिकायत का कोई मौका मत देना। मैं अमित से उसके पापा को चूमने वाली बात बताना चाहती थी, परंतु मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ससुर की एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। वो हर वक्त मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाना बनाते, मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और अमित बहुत ही पास बैठे होते, वो मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते, तो मेरे ससुर आ जाते और अमित का हाथ पकड़कर उठा देते और उन्हें किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की यह सारी बातें पसंद नहीं आती थी। अमित शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में बिजी हो गए थे और अब धीरे धीरे मैं भी इस घर से जुड़ने लगी थी। और अब मुझे कहीं एहसास होने लगा था कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं पूरे मन लगाकर घर की साफ सफाई करते रहती थी। एक बात और थी, मैं जब पूरे घर की सफाई करती थी तब मुझे ससुर जी अपने कमरे की सफाई करने नहीं देते थे और वह उसमें हमेशा ताला डालकर रखते थे। और जब रात को मैं सोने जाती तभी उस कमरे का ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते थे। एक दिन मैंने अमित से कहा कि तुम्हारे पापा कमरे में ताला क्यों लगा कर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर अमित थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे, मेरे पापा की ये पुरानी आदत है, वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो और पापा के कमरों को ऐसे ही रहने दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी और उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते हैं। शादी के 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वो अपने कमरे को हमेशा ताला लगाकर रखते थे। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो मुझे लगता था जैसे मेरे ससुर के कमरे बहुत ज्यादा गंदे हो गए होंगे। हम रोज अपने घर को साफ रख करते हैं, तब भी गंदा हो जाता है। और आपके पापा के कमरे की सफाई तो वर्षों से नहीं हुई है। मैंने यह बात अमित को बताई तो वो बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से बात कर लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। और फिर यह कहकर अमित कुछ काम से बाहर चले गए। मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई। आज दरवाजा खुला हुआ था और मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। मैंने अपनी नजर जब पूरे कमरे में डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहां लेडीज कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर तो नजर आई तो वहां पे लेडीज मेकअप का सामान रखा हुआ था। बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियां बिखरी रखी थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे ना जाने कितना समय हो गया था, फिर भला मेरे ससुर के कमरे में यह लेडीज सामान क्या कर रहा था? अचानक से मेरे ससुर मेरी तरफ पलटे तो वहां पर मुझे देखकर एकदम से डर गए और बोले, अरे तुम मेरे कमरे में क्यों चली आई? एक काम करो, चलो बाहर चलो, मैं भी बाहर चलता हूँ। मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, आप चलकर चाय पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखने में कितना गंदा लग रहा है। यह बात सुनकर मेरे ससुर जी और भी ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब पापा जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या करती, मैं बाहर आ गई। तब तक काम वाली चाय बनाकर ले आई। इच्छा न रहते हुए भी मुझे चाय पीना पड़ा और फिर मैं अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरे दोस्त का फोन आया। कहने लगे, काजल, मुझे तो लगता है तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की 3 पत्नियों आखिर कहाँ गई? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर तुम्हारे ससुर लड़कियों का बिजनेस करते हैं, तभी तो तुम्हारे ससुर इतने पैसे वाले हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है
जो मुझसे छुपा रहे हैं। अब वह सारे लेडीज कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के थे। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। यह ख्याल मेरे दिल में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी। अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस के हवाले करवाऊंगी। और अब मैं हर वक्त अपने ससुर पर नजर रखने लगी थी। एक दिन रात में मुझे अचानक पानी प्यास लगी, और जब मैं पानी पीने के लिए किचन में आई और पानी पीकर जब वापस जाने लगी तो मेरी नजर ससुर के कमरे पे पड़ी। तो मैंने देखा कि कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी और मुझे उनके कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। अब मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से ससुर के कमरे से पास गई, जाकर अंदर देखने की कोशिश करने लगी कि कौन लड़की है जो कि मेरे ससुर के कमरे में रो रही है। परंतु मुझे वहां कोई लड़की नजर नहीं आई, और अब थोड़ी देर बाद ही उस लड़की की रोने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और सोचा कहीं मेरे ससुर गुस्सा ना हो जाए और अमित से मेरी शिकायत ना कर दे। मैं बहुत देर तक कान लगाकर दरवाजे से सुनती रही, लेकिन अब लड़की की आवाज नहीं आ रही थी। और फिर मेरे ससुर ने अपने कमरे की लाइट भी बंद कर ली, और अब मैं भी अपने कमरे में वापस आ गई थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चैन सुकून कहीं खो गया है। मैं अपने पति से भी कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन दोपहर के समय मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक मेरे हाथों पे गर्मा गर्म तेल गिर गई और मेरा हाथ जलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं जोर जोर से रोने लगी, और फिर उसी समय मेरे ससुर भागते हुए किचन में मेरे पास आए, और मुझे दर्द से तड़पता देखकर वो जल्दी से फ्रिज में से बर्फ निकालकर मेरे हाथों पे लगाने लगे। मेरे ससुर उस समय मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने, और वो मुझे किचन से बाहर ले आए और मुझे सोफा पर बैठाकर मेरे एकदम से करीब बैठ गए और मेरे हाथों पर बर्फ लगाने लगे। उनके मेरे इतने करीब बैठने से मुझे घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि बहू और ससुर के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए और एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। परंतु आज ससुर ने यह दूरी मिटा दी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ उनसे छुड़ाया, अपने कमरे में भागकर चली आई। वो मुझे पीछे से आवाज लगाते रहे, परंतु मैं उनकी एक ना सुनी। आज में मुझे बहुत ही गलत लग रहे थे, परंतु मैं अपने पति से यह बात भी ना कह सकी। एक दिन ही गुजरे थे, लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नजर बनाई हुई थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं अमित को दिखाऊं और बोलूं कि देखो तुम्हारे पापा कितना गलत है। लेकिन अभी तक मेरे हाथों में ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन अमित को घर आने में बहुत देर हो गया। वैसे तो 9 बजे तक वापस घर आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे। वो अभी तक नहीं आए थे। वैसे तो अमित के पास दूसरी चाबी थी, वह गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं उनका इंतजार कर रही थी। और इंतजार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी, और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे में फिर किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद वो जोर से सुनाई देने लगी। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। मेरे ससुर के कमरे से कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबी दबी आवाज अभी भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया तो खिड़की खुल गई। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों पर छुपाए बैठी हुई थी और रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर चली गई। इतने में अमित भी घर पर आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर कमरा खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वहाँ एक लड़की अभी भी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। अमित भी सामने का दृश्य देख के हैरान रह गए। मैं जल्दी से लड़की के पास गई और उसे दिलासा देने लगी, और फिर जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और अमित के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई लड़की नहीं, बल्कि वो तो मेरे ससुर थे, जो फूल लड़की के मेकअप में थे और शादी का जोड़ा पहन रखे थे। खुद को ऐसे तैयार कर रखे थे
जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ बोल रहे थे और रो भी रहे थे, जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह रोता देखकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पापा के पास गए और उन्हें चुप करवाया। इतने में मेरे ससुर बेहोश हो गए। अमित जल्दी जल्दी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये किसी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और अब अमित ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अमित ने बताया, हम 2 भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरी माँ हम दोनों भाई बहन को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पापा भी हम दोनों भाई बहन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और हमारी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी हुई थी, अपने कमरे में बैठी थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। पुलिस से बचने के लिए वो डाकू हमारे घर में छुप गए थे। वो 5 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में छुपकर उसमें मेरे पापा मेरे बहन के पास ही बैठे हुए थे, उनसे कुछ बातें कर रहे थे। पापा को लगा शायद मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसलिए उनके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे। तभी उसमें डाकू कमरे में घुस आए और डाकुओं ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पापा की चीख नहीं सुनी। और फिर वो डाकू अपनी मनमानी करके मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके चले गए। जब मेरे पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसमें उनका दिमाग बिगड़ गया और वो बेहोश हो गए थे। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया ना जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन पहले वाले हादसे ने उनके दिमाग में बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे वो दिमागी मरीज बन चुके थे। इसलिए मैं अपने पापा को कभी भी हट नहीं करता और उनकी सारी बातें मानता था। अमित की बातें सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी, क्योंकि मेरे ससुर गलत नहीं थे। वो जब भी मेरे करीब आते तो मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतन के साथ मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा। और फिर मेरी सौतन ने मेरे ससुर पे गलत इल्जाम लगा दिया। जैसे एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मनसा गलत नहीं। उन्हें तो मुझे अपनी बेटी की नजर आती थी और इसलिए वो मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश करते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। और तो और वो कभी कभी अपने बेटे अमित को डाकू समझने लगते थे, इसलिए वो अमित को मेरे पास से दूर हटा देते थे और ऐसा करके उन्हें लगता था वो अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। जब अमित से मुझे सारी सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। अब अमित मुझसे कहने लगे कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत ही गलत किया। काश मुझे पहले इस सच्चाई का पता होता तो उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना होती और मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुमने उस रात हिम्मत न दिखाई होती और खिड़की से खुदकर अंदर न गई होती तो आज ये हकीकत खुलकर सामने नहीं आती। और अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।